ये वाली केस स्टडी कितने लोगों ने की है भाई? किया क्या, अटेम्प्ट किए? अच्छा था, मतलब केस स्टडी अच्छी है, और इसका जो आप आंसर पढ़ोगे तो वो सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी ना। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने बनाया, और सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, और इन सब चीजों को अपन बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। इसका जो आंसर अभी अपन पढ़ेंगे वो आपके लॉ के अंदर भी काम आ सकता है, पॉलिटी में भी काम आ सकता है, और एथिक्स में भी काम आ सकता है। ये जो अपन इसका आंसर पढ़ेंगे ना, ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से आज के समय में जो डिजिटल कंटेंट है उसको लेकर रेगुलेशन की जो बात चल रही है, उसको लेकर कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वो काम आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, अभी आप मुंबई में पुलिस उपायुक्त हो, आपको यूट्यूबर रणवीर अलावादिया और कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच का काम सौंपा। उन पर यूट्यूब शोज इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी करने, कथित तौर पर भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को नीचा दिखाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 79, 196, 296 और 35 शामिल है। एक तो हम ये चीज़ यहाँ पर ये सीख सकते हैं, ये जो धाराएं हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। यदि कहीं पर अगली बार क्वेश्चन आता है, नई धारा दे रखी है और उसको अपन यूज करते हैं, तो ये रहेगा कि केवल सोशल मीडिया पर सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप आंसर नहीं लिख रहे हो, आपको उसके फैक्ट्स एक्चुअल में पता है। ये धाराओं को याद रखा जा सकता है, या फिर कम से कम एक बार ध्यान में रखना कि हाँ ऐसे कुछ। इस मामले में वाक अभिव्यक्ति बनाम अश्लीलता कानूनों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है, जिसमें डिजिटल कंटेंट निर्माताओं की भूमिका, नैतिक डिजिटल कंटेंट विनियमन और कानूनी सीमाओं की चिंता बढ़ा दी। प्रश्न क्या है? पहला, जांच अधिकारी के रूप में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? पहला प्रश्न। वाक अभिव्यक्ति, डिजिटल कंटेंट विनियमन और सार्वजनिक नैतिकता से संबंधित इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा की। तीसरा, पिछले न्यायिक उदाहरणों पर विचार करते हुए आप कैसे निर्धारित करेंगे कि विचाराधीन कंटेंट भारतीय कानून के तहत अश्लील के रूप में योग्य है या फिर नहीं, कि जो वल्गर माना जाए या फिर नहीं। इसको लेकर भी एक बड़ी बहस है कि किस कंटेंट को आप जो वल्गर मान रहे हो और किसको नहीं मान रहे हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। और चौथा, कि कलात्मक अभिव्यक्ति सुनिश्चित करते हुए ऐसे विवादों को रोकने के लिए कंटेंट निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये अपने आप में कम से कम भी 10 एक प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में सीखने के लिए ही था। इसको पूरा पेज दे रखा था ना, इतने में ही भरना है, 1-1.5 पेज में, एक पेज में। उससे ज्यादा में करने लगे तो इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखा जाए, निबंध लिख सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमें ये आंसर के थ्रू अपन इसको सीखेंगे। सबसे पहली बात, जांच अधिकारी के तौर पर निष्पक्ष जांच करने के लिए आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? तो क्या स्टेप बताए हुए हैं अभी। जब भी कोई आपके सामने केस स्टडी आती है और आपसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाए, तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले वीडियोस का एनालिसिस करेंगे, फैक्ट्स के बारे में पहले सबसे पहले उसको डिलीट करवाएंगे। हाँ, सबसे पहले उसे डिलीट करवाएंगे, है ना। फिर उसका जो फैक्ट्स गैदरिंग जो वो करेंगे, फिर सबसे उनके जो है क्या क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स वो लेंगे, और फिर जो है हम एक बार इनको कह सकते हैं कि डिटेन जो वो किया जा सकता है। पर कम से कम पहले जो 3 स्टेप हैं कि फैक्ट्स के बारे में जानेंगे अच्छे से, जो कंटेंट है वो क्या है, और यदि वो कंटेंट सही नहीं लग रहा है प्रथम दृष्टया तो उसको रोकने का काम करेंगे। और तीसरा, कि उनके सबके स्टेटमेंट्स जो वो लेंगे, जो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं अभी यही कर रहे हैं, और हमें भी यही करना है। तो मेनली हमें यही करना है कि ये 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना। ठीक है, एक बार देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो डिजिटल साक्ष्य की जांच करेंगे, पूरे एपिसोड की समीक्षा करेंगे जिससे कि टिप्पणियों के इरादे और संदर्भ का आकलन हुआ। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है भाई। इसमें जो भी ये जो कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो भी टिप्पणी की गई है, जो भी स्टेटमेंट बोला गया, उसके पीछे का असली मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। कई बार होता है कि भी किसी चीज को आप नेगेटिव शो करने के लिए वो बात बोलनी पड़ती। किसी चीज को नेगेटिव शो करने के लिए, मान लो कि मुझे किसी की हत्या करने को नेगेटिव शो करना है,
तो हो सकता है पहले उस व्यक्ति से वो हत्या करवाएं और फिर उस सीरियल के अंदर उसे बहुत ज़्यादा दुख दर्द दें, ताकि मुझे दिखाना हो कि देखो कोई किसी की हत्या करेगा तो एक्चुअल में वो कैसे भुगतेगा। तो मुझे पहले उससे हत्या करवानी पड़ेगी ना उस सीरियल के अंदर। उसी तरीके से कि भी जो टिप्पणी की गई है उसका एक्चुअल में इरादा क्या है, क्या ऐसा कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालना चाह रहे हैं या फिर वाकई में बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी की गई। तो ये कीवर्ड है, इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल साक्ष्य की जांच करेंगे और पूरे एपिसोड की समीक्षा की जाएगी जिससे कि टिप्पणियों के इरादे और संदर्भ का आंकलन होगा। फिर एक जो अपन कह रहे हैं टिप्पणियों के इरादे वाली, इसमें एक केस था जिसका नाम था कॉलेज रोमांस केस। एक वेब सीरीज थी कॉलेज रोमांस नाम, उसके अंदर भी इसी प्रकार के डिजिटल कंटेंट था, उसके अंदर भी इसी प्रकार की मांग उठी थी कि इसे हटा दिया जाए। तो उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसका विश्लेषण किया गया और बीएनएस 2023 के तहत उसे अश्लील जो माना गया। तो यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था और जो नई भारतीय नागरिक जो संहिता है उसमें डिफाइन किया गया कि भी इसमें कौन से डिजिटल कंटेंट को अश्लील माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। तो कौन सा कंटेंट अश्लील है, कौन सा नहीं है, इसके लिए कौन से केस के बारे में अपन बता सकते हैं, कॉलेज रोमांस केस 2024 इसे मेंशन किया जा सकता है। अगली बार जब कभी भी डिजिटल कंटेंट की अश्लीलता पर प्रश्न आए या फिर जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, यदि बाय चांस उनसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपके अनुसार हाल ही में ये जो घटनाक्रम हुआ उसके अंदर आपका क्या व्यू है, उसके अंदर आप यदि इस केस को थोड़ा सा आप जो कोट करते हैं कि इस केस के अंदर जो बताया गया था कि अश्लीलता किसे कहेंगे है, उसके बाद बीएनएस के अंदर भी इस चीज़ को शामिल किया गया तो बढ़िया एक इम्पैक्ट जो जाए। उसके बाद क्या करना है, आरोपी और शिकायतकर्ताओं के, हाँ भाई अपन ने सारे बयान किसके देख लिए थे, आरोपियों के, शिकायतकर्ताओं के बयान भी तो लेने। तो शिकायतकर्ताओं के और आरोपियों के क्या करने हैं, बयान लेने हैं, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे और मीडिया सनसनी से बचेंगे। इससे बचेंगे, मीडिया सनसनी से बचेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, तो जो भी कंटेंट है उसको सबसे पहले हटाने का काम करेंगे। तो क्या किसी भी कंटेंट को हम कहेंगे यानी कि अथॉरिटी के द्वारा कहा जाएगा तो क्या यूट्यूब डायरेक्ट हटा लेगा क्या? अथॉरिटी ने कहा कि भी ये कंटेंट जो है वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, आप उसे हटा लो, तो क्या यूट्यूब उसे हटा लेगा? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। कारण क्या है कि 2021 में एक केस हुआ था, उसका नाम है मुनव्वर फारूकी मामला। कौन सा केस हुआ था? मुनव्वर फारूकी मामला। उन्होंने भी इसी प्रकार का एक जो कमेंट किया था, वो धार्मिक भावनाओं पर था। तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि यूट्यूब द्वारा विवादास्पद सामग्री को हटाया गया और कंटेंट मॉडरेशन का अनुरोध किया गया और यूट्यूब ने उसे मान लिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके अंदर था कि ऐसी कोई अथॉरिटी के द्वारा आपको आता है कि इस कंटेंट को हटाया जाए तो वो आपको हटाना रहेगा। तो यहाँ पर हमने दो केस के बारे में सीखा। पहला केस इस चीज के बारे में कि डिजिटल कंटेंट को लेकर अश्लीलता है या नहीं है, उसे डिफाइन किया गया। कौन से केस में? कॉलेज रोमांस केस। दूसरा ये कि अथॉरिटी ने यदि कोई कंटेंट हटाने को कहा है तो क्या एक्चुअल में उसे हटाना पड़ेगा, तो ये कौन से केस के अंदर सीखा है? मुनव्वर फारूकी केस के अंदर। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर था कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे, अब सभी लोगों ने जो आंसर बताया था वो एकदम सही था। बस हमने इसमें कुछ चीजें क्या जोड़ दी हैं, कुछ फैक्ट्स जोड़ दिए जो कि आगे आने वाले कोई प्रश्नों के अंदर हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बताया था, तथ्यों की क्या करेंगे, जांच करेंगे। उसमें भी वही कहा गया, तथ्यों की जांच करेंगे। दूसरा आपने कहा था कि जो सभी आरोपियों के बयान लेंगे, तो वो भी है कि आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के बयान लेंगे। तीसरा आपने कहा कि उस कंटेंट को हटवाएंगे, तो इसमें भी वही है कि कंटेंट को हटवाएं। पेपर से हमने क्या सीखा, दो बातें सीखी, दो केस सीखे। एक तो कॉलेज रोमांस केस के बारे में सीखा, पता किया, और एक मुनव्वर फारूकी मामले के बारे में। इसको आगे वाले आने वाले कोई पेपर होगा उसके अंदर यूज कर पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो भाग था वो क्या था इसका, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस कंसर्निंग फ्री स्पीच, डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन, पब्लिक मॉरलिटी। इसमें कोई वो बहुत ज्यादा जो है केस वगैरह लिखने की बजाय सीधे एथिकल इश्यूज लिखे जा सकते हैं। क्या है भाई एथिकल इश्यूज, क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, क्रिएटिविटी, डिजिटल क्रिएटिविटी है ना, डिजिटल क्रिएटिविटी पर एक तरीके से रोक। और इसके अलावा क्या, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो डिजिटल क्रिएटर हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों का ह्रास, ये सब लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एथिकल इश्यूज, कि जो सोशल वैल्यूज हैं वो क्या डिक्लाइन हो रहे हैं,
इसलिए ऐसी चीज़ों को ज़्यादा देखा जा रहा है। ये भी अपने आप में एक नैतिक मुद्दा है, नैतिक चिंता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि भाई ऐसे जो शोज़ हैं उसकी वजह से सोशल वैल्यूज़ क्या हो रही है, एक तरीके से डिक्लाइन हो रही है। और दूसरी बात, डिक्लाइन हो रही है, बात का प्रमाण ये है कि इसके व्यूअर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं। हाँ, देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं। तो ये सब अपने आप में क्या है, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज आप बहुत इजीली लिख सकते थे, यही एथिकल इश्यूज। तो इसमें भी इन्होंने एक दो कुछ बातें फैक्ट्स के साथ लिखी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व, ठीक है ना। हालांकि इसको डायलेमा के रूप में लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उत्तरदायित्व, कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एथिकल डायलेमा क्या बनता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इन्होंने एथिकल डायलेमा के रूप में दे दिया, पर पूछा तो क्या था, एथिकल इश्यूज पूछे, तो सीधे सीधे भी लिखे जा सकते थे एथिकल इश्यू। इन्होंने मेनली हमें किस रूप में आंसर दिया है, एथिकल डायलेमा के रूप में। तो भी देख लेते हैं। कंटेंट निर्माताओं को कंटेंट बनाते समय में सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि तन्मय भट्ट विवाद 2016 में देखा। यूट्यूबर है एक तन्मय भट्ट, ये जो जितनी भी कॉमेडी वाली पूरी जो चीज है ना, ये एक्चुअल में शुरुआत तन्मय भट्ट की हुई है। हाँ, AIB करके एक रोस्ट करके एक शो आया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। उस समय में भी कहा गया था ना, कोर्ट के द्वारा यही कहा गया था कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो ये एथिकल डायलेमा है, जिसका समाधान तन्मय भट्ट विवाद। दूसरा, अश्लीलता बनाम कलात्मक अभिव्यक्ति। अभी सरकार 2014 केस था, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विषय वस्तु का मूल्यांकन संदर्भ के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अलग अलग हिस्सों। तो हम सबसे पहले कह रहे थे कि भाई उसका इंटेंशन देखा जाए, कि वो जो भी कंटेंट है सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप के आधार पर या 10 सेकंड की क्लिप के आधार पर ना देख के ओवरऑल पूरा जो कंटेंट है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी व्यक्ति की हत्या करवा रहे हैं किसी सीरियल के अंदर, ताकि ये उस जो भी हत्यारा है उसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा सके, उसके लिए करवा रहे हैं। तो यदि ऐसा कुछ कंटेंट है जिसका असली इंटेंशन उसे बुरा दिखाना ही है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाए। तो जो सबसे पहला कह रहे थे ना कि जो भी कंटेंट है उसका एक्चुअल में इरादा क्या है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाए। ये कौन से केस के अंदर कहा गया, अविक सरकार, अश्लीलता बनाम कलात्मक अभिव्यक्ति। अब इस चीज से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना कि ये सब चीजें हमें नहीं आती, मुझे भी नहीं आती भाई, इसमें से एक भी केस मुझे नहीं आता था। ये सारे आंसर तैयार किए हैं ताकि अगली बार हम इसको आगे चलते हैं। सार्वजनिक नैतिकता बनाम व्यक्तिपरक मानक, कि किसी व्यक्ति के लिए अश्लीलता कोई अलग के डेफिनेशन हो सकती है और पब्लिक डोमेन के अंदर अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो MF हुसैन जो है, उनकी पेंटिंग्स को लेकर भी इसी प्रकार का विवाद, ये यहाँ पर इन्होंने क्या बता दिए, एथिकल डायलेमा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर क्या लिखे हैं, एथिकल इश्यूज लिखे हैं, तो वो सही है, इन्होंने एथिकल डायलेमा यहाँ पर बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखे जाने चाहिए थे, एथिकल इश्यूज। क्योंकि पूछा क्या गया यहाँ पर, एथिकल इश्यूज पूछा, डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, एथिकल डायलेमा नहीं पूछा है। यहाँ पर भी नैतिक मुद्दे लिखे हैं। एथिकल इश्यूज क्या क्या है, एक बार फिर से बता दो, एथिकल इश्यूज क्या क्या लिखोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और डिजिटल जो क्रिएटर है उनकी कलात्मकता, और क्रिएटर्स की सामाजिक उत्तरदायित्व, और सामाजिक मूल्यों का पतन। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या लिखे जा सकते हैं, एथिकल इश्यू के जा। किस चीज को, एथिकल इश्यूज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, आसान से 4-5 पॉइंट। भाई आप बांट तो दोगे, लेकिन बांटो तब ना जब सब में 2-2 पॉइंट तो लिखो, और 2-2 पॉइंट लिखेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। इतना लिखने का कोई सेंस बनता भी नहीं। एथिकल इश्यूज लिखने सिंपल से 4 लाइनें यहाँ पर लिखी जा सकती है। कितने लोगों ने ये सही लिखा, एथिकल इश्यूज सही लिखा होगा सब लोगों ने। चलिए भाई तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, considering past judicial precedents, how would you determine whether the content in question qualifies as offense under Indian laws? तो उसके अंदर अभी जो अपन ने बात की थी, एक तो अविक सरकार वाला जो केस है वो वापस मेंशन किया जा सकता है कि भाई कोई भी जो कंटेंट है उसके इंटेंशन को देखा जाए कि उसके पीछे का एक्चुअल इंटेंशन जो वो क्या है ना। और एक जो है इस केस को वापस मेंशन किया जा सकता है, कौन से को, कॉलेज रोमांस केस। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है सामुदायिक मानक परीक्षण, तो इसमें कौन सा, अविक सरकार के। इसमें क्या बताया गया, इंटेंशन क्या है, पूरा संदर्भ क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो भी कोई कंटेंट है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाए। दूसरा क्या, कॉलेज रोमांस केस, जिसमें कहा गया कि भाई एक्चुअल में अश्लीलता अपन किसे कहेंगे वो इसके अंदर डिफाइन किया।
तो ये 2 केस को अपन फिर से मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। वैसे आप लोगों ने कैसे लिखा है इसका आंसर?